हेलो फ्रेंड्स, सीटेड क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जल के महत्व के बारे में समझेंगे। ये क्लास 6 NCERT का 14 चैप्टर है। जैसे ही हम लोगों का दिन का शुरुआत होता है, ब्रश करने से लेकर स्नान करने, खाना खाने, कपड़े धोने, साफ़ सफाई करने, हर एक कार्यों में हम सबों को पानी की आवश्यकता होती है। पानी की ज़रूरत ना सिर्फ घरों में, इसके अलावा उद्योग में, कृषि में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, बहुत सारे कार्यों में जो है पानी की ज़रूरत होती है ना। उद्योगों में जैसे पेपर उद्योग हो गया, रेयन उद्योग हो गया, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स बनाने में, है ना, इन सभी इंडस्ट्रीज़ में जो है ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। पानी एक ऐसी ज़रूरत है जो सभी लोगों को चाहिए। अगर विश्व की मानचित्र की ओर नज़र डालें, है ना, इससे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि हम कितने जल का उपयोग करते हैं। तो अगर आप परिवार में एक दिन में उपयोग हुए जल की कुल मात्रा अगर आप निकालेंगे तो लगभग आपका 400 से 500 लीटर तक पानी जो है क्या हो जाता है, यूज़ हो जाता है। और अगर उस परिवार में जो है 5 सदस्य हो, ठीक है ना, 5 सदस्य है तो लगभग 100 ml के आसपास जो है पर डे एक व्यक्ति के द्वारा क्या होता है, खर्च हो जाता है पानी, है ना। इतना हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो इन सभी कार्यों में मिला करके, पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, है ना, बर्तन साफ़ करने आदि सभी कार्यों को मिला करके, अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे बात करें तो पूरे अर्थ के सरफेस पे, है ना, आपका 1/4 भाग जो है वो आपका ज़मीन है ना, भूमि है, और 3/4 जो भाग है वो आपका क्या है, पानी है। तो हमारे यहाँ पानी क्या है, बहुत आयत है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर ये पानी जो है आपका पीने योग्य नहीं है ना, पीने योग्य नहीं है टोटल पानी। तो यहाँ पे पीने योग्य जो पानी है वो काफ़ी कम है फ्रेंड्स, है ना। तो आप ये समझें कि जितना आपके पास पानी है ना, 3/4 भाग, अगर आप यहाँ पे अगर नज़र डालें तो लगभग 97.4% वाटर जो है आपका ओशियन में होता है ना, ओशियंस में, समुद्र में होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा साल्टी नमकीन होता है, ठीक है। और बाकी जो बचा हुआ पानी है आपका, है ना, वो आपके ग्लेशियर्स में, है ना, आइस के फॉर्म में है। और जो भी आपका पीने योग्य पानी जो कि आपका वाटर फॉर्म में है वो आपका 0.01% है मात्र, ठीक है। तो ये भी आपका काफ़ी है, पीने योग्य पानी है हमारा 0.01%, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि हम लोगों को इतने कम पानी रहते हुए भी हम किस प्रकार से पानी का, हम सभी के पास पानी जो है पहुँच पा रहा है ना, ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम लोग वाटर साइकिल अर्थात जल चक्र को देखेंगे। अब यहाँ पे बूझो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है कि क्या हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समान मात्रा में पानी उपलब्ध होता है? क्या ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों को उचित मात्रा में जल नहीं मिलता है? तो फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे पानी मतलब ठीक है, कहीं कहीं पे उचित अमाउंट पे मिलता है, कहीं कहीं पे उतना नहीं मिल पाता है। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से, है ना, मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे हम किस प्रकार का, है ना, जल चक्र हम लोग मेन रूप से यहाँ पे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं जल जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है ना, नदियों से, झरनों से, तालाब से, हैंडपम्प, कुएँ, ये सभी से जो है प्राप्त होता है, ठीक है। अब अगर हम छत पे जो है आप कपड़े, गीले कपड़े जो है सुखाने के लिए, है ना, रखते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, 4 से 5 घंटे में, है ना, पानी जो है बिल्कुल उड़ जाता है और आपके कपड़े सूख जाते हैं। या इसी तरीके से आप अगर क्रियाकलाप करें यहाँ पे, है ना, ये देखिए आपका क्रियाकलाप यहाँ पे है, छत पे कपड़ा पसारा गया है और क्या हो गया, फिर धीरे धीरे वाटर जो है पूरा यहाँ से क्या हो गया, ऊपर उठता है और इस तरीके से कपड़े जो है सूख जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्या करें, 2 कटोरी में, है ना, लें और इस कटोरी में जो है बराबर 1-1 लीटर जो है पानी इसमें डालें, इसमें भी आप 1 लीटर डालें और एक को क्या कर सकते हैं आप, जहाँ पे धूप नहीं होगा आप उसको वहाँ रख दीजिए, इसको धूप में रख दीजिए। आप देखेंगे कि जहाँ पे जो कटोरा धूप में रखा हुआ है वो जल्दी क्या हो जाता है, सूख जाता है ना, या कह सकते हैं कि उसका पानी जो है जल्दी नीचे, उसका पानी का लेयर जल्दी मतलब नीचे जो है आपका नीचे लेयर हो जाता है, लेकिन इसमें जो है कम नीचे लेयर हुआ है। तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। अब फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि समुद्री क्षेत्र में जो पानी होता है, तो समुद्री क्षेत्र से ये जो पानी है ना, मान के चलिए ये आपका समुद्र है, समुद्री क्षेत्र से जो पानी है वो वाष्प बन करके क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर उठता है। और जब ये पानी ऊपर उठता है तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उस प्रोसेस में एक लेवल पर जा कर के, है ना, ये पानी जो है ना, एक ऊंचाई पर जा कर के क्या होता है, तापमान में कमी के कारण ये पानी जो है क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है,
ठीक है। ऊपर जाने पर क्या होता है, तापमान में कमी होने लगता है, जिसके कारण पानी क्या होता है, ठंडा होने लगता है और धीरे धीरे ये पार्टिकल या वाष्प जो है बन गया, है ना, जल के फॉर्म में, है ना, धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा होकर के लगभग जल के फॉर्म में बनने को रहता है। और ये फिर क्या होता है, डस्ट है ऊपर में, है ना, जो भी डस्ट होता है उसमें उसके आसपास जो है ये जमा होने लगता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बादल बनना। यहाँ पे क्या बन जाता है फ्रेंड्स, बादल बनने लगता है। जो भी आपका वाष्प के रूप में जो आपका गया है वाटर, है ना, वो डस्ट के साथ मिल करके क्या बनाने लगता है, बादल, है ना। इस प्रकार से बादल बनने की प्रक्रिया जो शुरू हो जाती है। तो आपने देखा यहाँ पे पानी से भाप बना, है ना, तो पानी से जो वाष्प बनने की क्रिया है ना, पानी से वाष्प बनने की क्रिया है वो क्या कहलाती है, आपका वाष्पीकरण कहलाती है ना। वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन, वाष्पीकरण, ठीक है। अब इसके अपोजिट वाष्प जब पानी में कन्वर्ट होता है ना, वाष्प से पानी बनना, ये क्या कहलाता है, ये आपका संघनन कहलाता है, संघनन, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग वाष्पीकरण और एक संघनन। तो वाष्पीकरण के थ्रू क्या होता है, पानी जो है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और संघनन में क्या होता है, जो आपका वाटर वेपर होता है वो आपका पानी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड, पानी सिर्फ एवोपरेशन से ही उड़ता है ना, सिर्फ मतलब वाष्पीकरण से ही उड़ता है या फिर अन्य प्रक्रिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पानी जो है इसके अलावा हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हम श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है ना, उसमें ऑक्सीजन होता है, और ये ऑक्सीजन जो है क्या होता है, हमारे जो डाइजेस्टेड जो फूड होता है उससे अभिक्रिया करता है, और इसके फलस्वरूप जो है एनर्जी, है ना, इसके अलावा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2, ये आपका रिलीज होता है। तो यहाँ से जो वाटर रिलीज होता है ये हमारे वाटर जो बॉडी से पसीने के रूप में, है ना, इस तरीके से जो आपका रिलीज होता है। तो एक तो आपका मतलब एक आपका वाष्पीकरण के थ्रू होता है वाटर, है ना, और एक आपका किससे हुआ, रेस्पिरेशन से। इसके अलावा भी एक और प्रोसेस है जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन, है ना। तो पौधे के द्वारा जो जल की क्षति होती है वो क्या होता है, आपका ट्रांसपीरेशन कहलाता है, ठीक है। वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। अब फ्रेंड्स, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जब मतलब पौधे के पत्तियों से आपने देखा होगा, है ना, पौधे की जो पत्तियां होती है वहाँ पे आपने देखा होगा कि पानी जो है क्या होता है, बाहर निकलता है। खाना बनने के बाद, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी वाटर बच जाता है वो क्या होता है, पत्तियों के थ्रू बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से भी क्या होता है, आपका वाटर बाहर आता है। तो 3 प्रोसेस है, एक है आपका वाष्पीकरण, दूसरा है आपका रेस्पिरेशन, और तीसरा है आपका क्या, वो ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब जब बादल की संरचना हो गई, ठीक है, इन तीनों प्रोसेस से वाटर क्या हुआ, वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, मतलब ऊपर गया पानी, और ऊपर जा कर के क्या हो गया, बादल का फॉर्मेशन किया। अब बादल की संरचना होने के बाद क्या होता है, बादल चूंकि गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम करता है ना, बादल जो है किसके अगेंस्ट काम करता है, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम करता है। वाटर क्या हुआ, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है ना, ये पौधे से भी छोड़ा, पौधे से भी ऊपर गया, इसी तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये चूंकि ऊपर गया तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का क्या फंक्शन है, वो नीचे की ओर खींचता है। तो इसके क्या किया, अपोजिट कार्य किया है। कौन, आपका बादल बनना जो कार्य हुआ है वो किसके, गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट कार्य हुआ है। और ये ऊपर जो है कब तक रहेगा, जब तक मतलब जब तक कि मॉइस्चराइज़र को वो होल्ड कर सकता है, जब तक कि नमी को वो होल्ड कर सकता है ना। तो जब तक बादल जो है नमी को होल्ड करके रखता है तब तक वो बादल क्या रहता है, ऊपर रहता है। और जब नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो अपने आप बरसना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही बरसना शुरू होता है, ठीक है ना, जैसे ही बरसना शुरू होता है तो क्या होता है, सारा पानी वापस फिर से नदियों में, समुद्र में, है ना, इस प्रकार से आ जाता है। तो मतलब जहाँ से पानी गया था फिर से दोबारा क्या हुआ, वहीं पे पानी आ गया। ये जो साइकिल है वो आपका क्या होता है, निरंतर चलते रहता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। ये देखिए वाटर यहाँ पे
ऊपर गया और इस तरीके से बादल का फॉर्मेशन हुआ। और जैसे ही बादल जो है बना है ना, गुरुत्वाकर्षण के चूंकि अगेंस्ट काम किया है, तो क्या हुआ, जैसे ही नमी को ये क्या कर लिया, जब तक ये नमी को होल्ड कर सकता है तब तक तो बादल बन के रहता है, फिर जैसे ही नमी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, फिर से ये बरसने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर से नदियों, समुद्र इत्यादि में पानी जो है फिर से ये भर जाता है और ये जो है हमेशा चलते रहता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया द्वारा पानी जो है पूरे क्षेत्र में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। अब हम यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ की बात करते हैं कि पानी जो है यातायात के साधन के रूप में भी काम आता है। ठीक है, पानी जो है यातायात के साधनों के रूप में भी काम आता है। जितनी भी सभ्यताएं हैं, है ना, भारत में उदय हुई, वे सभी पानी के क्षेत्र के आसपास ही हुए हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में अगर हम देखें, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता है तो वो सिंधु नदी के किनारे थी, मिस्र की सभ्यता है तो वो आपके नील नदी के किनारे थी। इसी तरह से जितनी भी प्रमुख सभ्यताएं हुई विश्व में, वो किसी न किसी पानी के आसपास में हुआ। क्यों हुआ फ्रेंड्स? क्योंकि वहाँ से उनका कुछ न कुछ जीविका का साधन मिला। अब तक हम ठीक है, अब हम लोग ये सब चीज़ देख लिए कि पानी जो है किस प्रकार से जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजुअल है। जितनी भी सभ्यताएं हुई वहीं से उसका उदय हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दो प्रमुख केसेस का। ठीक है ना, वो दो प्रमुख केसेस कौन कौन हैं। यहाँ पे पहले देखिए आप, सर्दियों में प्रातःकालीन धरती के पास बूझों ने कोहरा देखा। यह विचार रहा कि क्या यह भी ठंडी धरती के पास जलवाष्प का संघनन है ना, ऐसा होता है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। जब कुहासे के रूप में, है ना, कोहरे के रूप में जब क्या होता है, नमी जो है बढ़ जाती है तो क्या होता है, या तो बारिश के रूप में, कोहरे के रूप में, या इसी प्रकार से जो है आपका बर्फ़ के रूप में जो है वो नीचे धरती पर आता है और फिर पुनः महासागर की ओर चला जाता है। इस प्रकार से जो है वर्षा का पानी जो है भूमि जल की ओर, है ना, जो ग्राउंड वाटर में है वहाँ पे संचित हो जाता है फिर से, और इस तरीके से हमें जो है वाटर की पूर्ति होती रहती है। अब हम आगे देखते हैं, दो केस की बात करते हैं। एक केस जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होता है और एक वो केस जहाँ पे काफ़ी समय तक वर्षा ना हुआ है। ठीक है, तो एक जहाँ पे बहुत भारी बारिश होता है, तो जहाँ पे बहुत भारी बारिश होता है तो फ्रेंड्स आप देखते होंगे बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न होती है ना। भारी वर्षा से नदियाँ, झील, तालाब, इससे इस सब में जो है जल का स्तर बढ़ जाता है और ऐसा होने से, है ना, एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन जाता है। इस तरीके से खेत, वन, गाँव, शहर जलमग्न हो जाता है ना। हमारे पालतू पशु जो है, संपदा, मानव जीवन की अपार क्षति होती है। और दूसरे केस की अगर बात करें कि जहाँ पे काफ़ी समय तक वर्षा नहीं हुआ, तो कल्पना कीजिए कि ऐसे में क्या होगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा सूखा की स्थिति बनी रहती है ना। कुएं का, है ना, जो भूमि जल का स्तर है वो क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाता है, सूखा पड़ने लगता है, खाद्यान्न का, चारा का ये सब मिलना दुर्लभ हो जाता है ना, खाने की कमी होने लगती है। इस प्रकार से कदाचित हमारे देश या संसार के कुछ भागों में बड़े सूखे के बारे में सुना ही होगा आपने, है ना। इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे बचने के लिए हम क्या करना चाहिए, हमें जल को संरक्षित करना चाहिए। और इसीलिए भारत में इंटरलिंकिंग जो है एक प्रोसेस चला था, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर का प्रोजेक्ट, है ना, आया था, है ना, एक मतलब स्टार्ट किया गया है, जिसके थ्रू क्या होता है, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा होती है तथा दूसरा जो क्षेत्र शुष्क है उसको आपस में कैनाल्स के थ्रू जो है जोड़ दिया गया है और संपूर्ण भारत में एक लेवल में जो है पानी पहुंचाया जाएगा। कुछ इस तरीके का, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी एक क्षेत्र में बहुत अधिक पानी रहेगा, मतलब बाढ़ की स्थिति होगी और कुछ भाग जो है काफ़ी सूखा मतलब सूखाग्रस्त होगा, है ना, वहाँ पे पानी नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इस कैनाल्स के थ्रू जो है जोड़ दिया गया है सूखे क्षेत्र और जो भी आपका बाढ़ वाला क्षेत्र है, और इस तरीके से एक लेवल में पानी सभी को पहुँचाया जाएगा।
अब फ्रेंड्स अगर शहरी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे पेनिट्रेशन जो होता है पानी का वो काफ़ी कम होता है, बहुत सारे हाउसेस घर बनाए जाते हैं, है ना, जिसके कारण जो है बारिश का पानी जो है पेनिट्रेट नहीं हो पाता है ना। तो हम लोग जल को संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, तो एक तो वर्षा के जल का हम लोग संग्रहण कर सकते हैं, है ना, किस उपाय से। तो यहाँ पे देखिए, वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करके बाद में उसका प्रयोग जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का एक उपाय है। इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को हम लोग वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। वर्षा जल संग्रहण का मूल मंत्र यह है कि जल जहाँ गिरे वहीं एकत्र कीजिए, ठीक है। तो जहाँ पे जल गिरेगा वहीं पे आपको क्या करना है, एकत्र करना है। तो यहाँ पे अगर आप, है ना, आपके घरों में जो है वर्षा यहाँ पे हो रहा है तो आप इस तरीके से जो है आप टैंक यहाँ पे लगा दें या फिर यहीं पे जो है पानी को क्या कर लें, स्टॉक कर लें, और इस तरीके से पाइप की सहायता से आप किसी गड्ढे में भर लें और इस तरीके से फिर उसको, है ना, ग्राउंड वाटर लेवल में उसको क्या करें, मतलब इसको जो है यूज़ करें ग्राउंड वाटर लेवल में, फिर से पानी को रिचार्ज करने का मतलब फिर से वहाँ पे पानी आ जाए। तो इस तरीके से रेन वाटर आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आपका ये चैप्टर। मतलब इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो काफ़ी आसान क्वेश्चंस है ना, आप कर लेंगे खुद से। जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम क्या कहलाते हैं, तो जल जो बस वाष्प में बनता है तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको हम बाष्पीकरण बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट, जलवाष्प को जल में परिवर्तन तो संघनन कहलाता है। 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा ना होगा तो सुखाड़ होगा, जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होगा बाढ़ होगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान है, आप अगर इतना कंसेप्ट समझ गए होंगे कि जल चक्र क्या होता है, तो इस चैप्टर में, है ना, सीटेट में यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछ सकता है कि जल चक्र के बारे में, है ना, और जहाँ पे सूखा के क्षेत्र है तो क्या क्या परेशानियाँ आ सकती है। इसके अलावा जहाँ पे बहुत बाढ़ जनित एरिया है जो, तो वहाँ पे कौन कौन से परेशानियाँ होती है भारी बारिश से, इन सब बातों पे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं पूछा जाता है। तो अगर हम सारांश देख लेते हैं एक बार, जल जीवन के लिए आपका आवश्यक है। वायु में बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है ना। वायु से जो है बाष्पन और बाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प जो है क्या होता रहता है, मिलता रहता है। नेक्स्ट है, जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती हैं जो बादल जैसी दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस्पर मिलकर वर्षा, हिम और ओले के रूप में क्या होता है, वो गिरता है, ठीक है। वर्षा, ओला और हिम नदियाँ जो है ना, झीलों, तालाबों, कुओं और मिट्टी में जो है जल की पुनः पूर्ति करती है। महासागर और जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, जल चक्र बोलते हैं। हम लोग विशेष देख लिए जल चक्र क्या होता है। इसके बाद अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है ना, काफ़ी लंबे समय तक वर्षा नहीं हो तो जहाँ पे सुखाड़ आ जाती है। इसी तरीके से पृथ्वी पर उपयोग कर रहे योग्य जल की मात्रा बहुत सीमित है, इसलिए हम लोगों को विवेकपूर्ण इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। तो ये था आपका आज का, है ना, चैप्टर जल के बारे में। जल की हम लोग उपयोगिता को यहाँ पे समझ लिए, है ना। आगे के जो अध्याय होगा उसमें हम लोग वायु को देखेंगे, है ना। वायु चैप्टर है आपका नेक्स्ट। तो आप इस चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।